नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तूलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम यूनिट 2 का पार्ट 2 देखेंगे और इसमें भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आ सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज के इस अंक में हम उन प्रश्नों को देखेंगे। और हमारा 51वां प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? हिंदू, बौद्ध, जैन और उपरोक्त में से कोई नहीं। भीमबेटका की गुफाएं क्योंकि प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं हैं, प्री हिस्टोरिक काल की गुफाएं हैं, तो इसीलिए हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म से वो संबंधित नहीं है, क्योंकि ये प्री हिस्टोरिक काल की गुफाएं हैं और आदि मानव किसी भी धर्म को मानने वाला नहीं था। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। 52वां प्रश्न है, अजंता गुफाओं की प्रतिकृति सबसे पहले निर्मित की थी? स्टेला क्रैमरिस, फर्ग्यूसन, रॉबर्ट गिल या ईबी हैवेल ने? तो अजंता गुफाओं की प्रतिकृति सर्वप्रथम निर्मित की थी रॉबर्ट गिल ने, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। 53वां प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में मार विजय मूर्ति शिल्प स्थित है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16 या गुफा संख्या 26? अजंता की जो गुफा संख्या 26 है वहीं पर मार विजय मूर्ति शिल्प स्थित है। और इस प्रश्न में अधिकतर लोग कंफ्यूजन करते हैं और गुफा संख्या 1 लिख देते हैं। गुफा संख्या 1 में मार विजय जो है भित्ति चित्र है, तो इस चीज को आप अच्छे से समझिएगा। और पिछले साल जो यूपी में परीक्षा हुई थी उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। 54वां प्रश्न है, प्रेमासक्त दंपति द्वारा कंठाश्लेष चित्र अजंता की कौन सी गुफा में स्थित है? गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 19, गुफा संख्या 21 और गुफा संख्या 26? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है गुफा संख्या 17 में प्रेमासक्त दंपति द्वारा कंठाश्लेष जो है चित्र अंकित है। 55वां प्रश्न है, मार दर्शन चित्र अजंता की कौन सी गुफा में स्थित है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17? तो अजंता की किस गुफा में मार दर्शन? अब सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि मार दर्शन चित्र है क्या। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पर मार दर्शन जो चित्र है वो मार विजय का ही एक प्राचीन नाम है। तो कई सारी जो पुस्तकें हैं वहां पर भी आपको मार दर्शन लिखा हुआ मिलेगा। तो मार दर्शन या मार विजय चित्र गुफा संख्या 1 का है। अगर आपको मार विजय आ जाता है तो भी गुफा संख्या 1, और कई बार मार विजय की जगह मार दर्शन भी लिखा हुआ मिलेगा तो गुफा संख्या 1 ही कीजिएगा। 56वां प्रश्न है, लामा तारानाथ ने बौद्ध कला को कितने भागों में बांटा है? 1, 2, 3 या 4? तो लामा तारानाथ ने बौद्ध कला को 3 श्रेणियों में बांटा है, देव, यक्ष और नाग। तो 3 शैलियां इन्होंने वहां पर वर्गीकृत की हैं। 57वां प्रश्न है, भविष्य में अवतरित होने वाले बुद्ध का नाम क्या है? अवलोकितेश्वर, यो मैत्रेय बुद्ध, गौतम या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो भविष्य में अवतरित होने वाले जो बुद्ध हैं वो हैं यो मैत्रेय बुद्ध, और यो मैत्रेय बुद्ध के भी चित्र अजंता की गुफाओं में प्राप्त हुए हैं। 58वां प्रश्न है, मेजर रॉबर्ट गिल भारत कब आए थे? 1844, 1847, 1858 या 1872 में? तो मेजर रॉबर्ट गिल भारत में 1847 में आए थे और 1844 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हें भारत आने का न्योता दिया था और ये फिर 1847 में भारत आते हैं और 1857 तक इन 10 वर्षों में यहाँ पर लगभग 30 से भी अधिक ये अजंता की प्रतिकृतियां बनाते हैं। 1857 में क्योंकि भारत में पहला स्वाधीनता संग्राम हो जाता है और इसके कारण मेजर रॉबर्ट गिल वापस इंग्लैंड चले जाते हैं। उनसठवां प्रश्न है, अजंता गुफाएं किस वर्ष खोजी गई? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि कुछ लोगों को ये बहुत ही इजी लगता है और कुछ लोग, क्योंकि जिन लोगों को सन में कन्फ्यूजन होता है, सन याद नहीं रहते, उनके लिए ये कठिन हो जाता है। तो अजंता की गुफाएं किस वर्ष खोजी गई थी? 1817, 1819, 1820 या 1844 में? तो अजंता की गुफाओं को 1819 में खोजा गया था। तो ये जो सन है इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा, कई बार ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं।
60वां प्रश्न है हमारा, यूनेस्को ने किस वर्ष पेंटिंग ऑफ अजंता केव्स नाम से अजंता चित्रों का एल्बम प्रकाशित किया? 1920, 1940, 1954 या 1983? तो यूनेस्को ने ये जो एल्बम था 1954 में प्रकाशित किया था पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स के नाम से, तो विकल्प सी सही हो जाता है। 61वां प्रश्न है, अजंता में चैत्य गुफाएं हैं 3, 5, 7 या 17? तो अजंता में चैत्य गुफाओं की संख्या पूछी गई है, तो अजंता की जो चैत्य गुफाएं हैं वो हैं 5, तो विकल्प बी सही हो जाता है। 62वां प्रश्न है, वाचस्पति गैरोला ने अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा है? 3, 5, 6 या 9? तो वाचस्पति गैरोला जी के अनुसार अजंता के जो चित्र हैं उन्होंने 3 भागों में बांटा है, आलंकारिक, रूपवैदिक और जातक कथाएं। तो इसको भी आप जरूर याद रखिएगा। 63वां प्रश्न है, बोधि वृक्ष की उपासना हेतु राजा तथा उनका दल चित्र किस गुफा में स्थित है? गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 13 और गुफा संख्या 17? तो ये जो चित्र है ये गुफा संख्या 10 में है। 64वां प्रश्न है, अजंता गुफाओं को किस रंग से चित्रण किया गया है या अजंता गुफाओं को किस रंग से चित्रित किया गया है? तैल, पोस्टर, टेम्परा या जल रंग? तो अजंता गुफाओं में जो रंग प्रयोग किया गया है चित्रण के लिए वो है टेम्परा कलर, और वहाँ पर जिस विधि के द्वारा चित्रों को बनाया गया था वो विधि थी फ्रेस्को विधि। तो आप कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, क्योंकि फ्रेस्को जो है विधि है, रंग नहीं है, और टेम्परा रंग का एक प्रकार होता है। 65वां प्रश्न है, 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी चित्र किस गुफा में स्थित है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 19? तो 2 बाएं अंगूठे वाली जो रमणी है वो गुफा संख्या 2 में चित्रित की गई है। 66वां प्रश्न है, मार विजय चित्र किस गुफा में स्थित है? अभी ये प्रश्न हमने जब पढ़ा था मार घर्षण के नाम से पढ़ा था, तो मार विजय भी आ सकता है और मार दर्शन भी आ सकता है। तो मार विजय का जो चित्र है वो गुफा संख्या 1 में स्थित है। 67वां प्रश्न है, बोधिसत्व पद्मपाणि के चित्रों में हाथों पर कौन सा पुष्प चित्रित किया गया है? गुलाब, गेंदा, कमल या गुड़हल? अब देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो इस प्रश्न का जो जवाब है इसी में मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पद्मपाणि जो शब्द है उसमें पद्म उसका अर्थ होता है कमल, पाणी का मतलब होता है हाथ, जैसा आपने सुना भी होगा पाणी ग्रहण संस्कार। तो पद्मपाणि जो ये शब्द है ये कमल को हाथों में रखने की मुद्रा को कहा गया है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो है कमल का फूल। तो बोधिसत्व पद्मपाणि ने अपने हाथों में कमल का फूल धारण किया है। 68वां प्रश्न है, पर्सी ब्राउन ने पूर्वी देशों की कला को माना है छाया प्रधान, प्रकाश प्रधान, रेखा प्रधान और रंग प्रधान? तो पर्सी ब्राउन ने पूर्वी देशों की कला को रेखा प्रधान माना है। अब पूर्वी देश कौन से हैं? तो पूर्वी देश जो हमारे एशिया के देश हैं उन्हें कहा जाता है, भारत जो है वो भी पूर्वी देश है। जिस प्रकार से हम यूरोप या अमेरिकन देशों को जो है पश्चिमी देश कहते हैं, ठीक उसी प्रकार जो पश्चिम के देश हैं वो हमें पूर्वी देश कहते हैं। 69वां प्रश्न है, अजंता में लेपिस लाजुली का प्रयोग किस रंग के लिए किया जाता था? लाल, पीला, नीला या हरा? तो लेपिस लाजुली जो रंग होता है वो नीले रंग का होता है और ये जो है बाहर से जो बाहर के देश थे वहां से आयात किया जाता था। 70वां प्रश्न है, अजंता व एलोरा की गुफाएं किस पर्वतमाला पर स्थित है? अब देखिए यहाँ पर कई बार नदियों के तट पूछ लिए जाते हैं, कई बार जो है किसी राज्य को पूछ लिया जाता है कि कौन से राज्य में ये गुफाएं हैं, और कई बार पर्वत श्रृंखलाएं भी पूछी जा सकती हैं, क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन अब अपने चरम पर जा रहा है तो प्रश्नों को पूछने का तरीका और प्रश्नों से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उनसे भी सवाल बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर अजंता व एलोरा की गुफाएं किस पर्वतमाला पर स्थित है ये पूछा गया है और विकल्प है विंध्याचल, सह्याद्री पर्वतमाला, अरावली और सतपुड़ा। तो सह्याद्री पर्वतमाला पर अजंता व एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। 71वां प्रश्न है, एलिफेंटा गुफाओं में हिंदू धर्म के अतिरिक्त किस धर्म की गुफाएं हैं? जैन, बौद्ध, सिख या उपरोक्त सभी? तो एलिफेंटा गुफाओं में हिंदू धर्म के अतिरिक्त बौद्ध धर्म की भी गुफाएं वहां पर प्राप्त हुई हैं। 72वां प्रश्न है, बाघ गुफाओं में कितनी गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं? 3, 4, 9 या एक भी नहीं? तो बाघ की जो गुफाएं हैं उनमें चैत्य गुफाएं पूछी गई हैं, और आपने देखा भी होगा कि जितनी भी बौद्ध गुफाएं होती हैं उनमें चैत्य और विहार
जो है 2 गुफाओं के वर्गीकरण है तो उसमें बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर बाघ गुफाओं में चैत्य गुफाओं की संख्या पूछी है, तो इसका सही जवाब है 1 भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए कि जो बाघ की गुफाएं हैं उनमें सारी की सारी जो हैं वो विहार गुफाएं हैं, उनमें चैत्य गुफा एक भी नहीं है। 73वां प्रश्न है, बादामी गुफाएं किस राजवंश ने निर्मित की थी? चालुक्य, राष्ट्रकूट, वाकाटक या चोल? तो बादामी गुफाओं को निर्मित किया था चालुक्य राजवंश ने। 74वां प्रश्न है, आकाशधारी विद्याधर चित्र किस गुफा में चित्रित हैं? बाघ, एलोरा, अजंता या बादामी? तो आकाशधारी विद्याधर बादामी की गुफा में चित्रित किए गए हैं। 75वां प्रश्न है, सित्तनवासल गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो सित्तनवासल की गुफाएं हैं जो तमिलनाडु में स्थित हैं, तो जो चित्र मिले हैं वो कहाँ पर स्थित हैं? दीवारों पर, छत पर, स्तंभों पर या छत व स्तंभ दोनों पर? तो सित्तनवासल के जो चित्र हैं वो छत और स्तंभ दोनों पर हैं। स्तंभ का अर्थ होता है खंबे या पिलर। 76वां प्रश्न है, एलिफेंटा गुफा से प्राप्त पत्थर की विशाल गज प्रतिमा वर्तमान में स्थित है? विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय में, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में, वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान मुंबई में या फिर सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में? अब यहाँ पर देखिए कई पुस्तकों में आपको इसका गलत जो है उत्तर मिलेगा, तो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर है वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान मुंबई में। तो यहाँ पर इस हाथी की जो प्रस्तर मूर्ति है, पत्थर से बनी मूर्ति है, उसको स्थापित किया गया है। और अगर आप एलिफेंटा गुफा से संबंधित जानकारी चाहते हैं, विस्तृत जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर एलिफेंटा केव्स के नाम से एक वीडियो है जिसमें आपको विस्तार से पूरी की पूरी एलिफेंटा केव के बारे में बताया गया है। 77वां प्रश्न है, एलोरा गुफा का नामकरण किस राक्षस के नाम पर किया गया? अंधकासुर, इल्वल, महिषासुर और उपरोक्त में कोई नहीं? तो एलोरा गुफा का नामकरण किया गया था राक्षस इल्वल के नाम पर, और इसीलिए इल्वल का ही अपभ्रंश रूप होता है एलोरा, हालांकि इसको वीरुल भी कहा जाता है। 78वां प्रश्न है, एलोरा गुफा की 10वीं गुफा को किस नाम से जाना जाता है? इंद्रसभा, कैलाश मंदिर, विश्वकर्मा गुफा या रामेश्वर मंदिर? एलोरा गुफा की जो 10वीं गुफा है उसे जाना जाता है विश्वकर्मा गुफा के नाम से। और जितनी भी एलोरा में 34 गुफाएं प्राप्त हुई हैं उन सभी गुफाओं का कोई ना कोई नाम दिया गया है। तो आप जब भी एलोरा से संबंधित फैक्ट लिखें तो एलोरा की 34 गुफाओं के नाम भी लिखें। अगर आपको उन गुफाओं के नाम ज्ञात हैं तो आप उनके नाम भी जरूर लिखिएगा। 79वां प्रश्न है, कितने रुपए मूल्य वर्ग के नोट में एलोरा की गुफाएं मुद्रित हैं? 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए? तो एलोरा की गुफाएं 20 रुपए मूल्य वर्ग के नोट पर जो है मुद्रित की। अगर आप 20 रुपए का नोट देखेंगे तो उसमें आपको एलोरा की गुफाएं दिख जाएंगी। और इसी प्रकार से जितने भी प्रचलन में चलने वाले नोट हैं, चाहे 10 रुपए हो, 20 हो, 50 हो, 100, 200, 500 के नोट हैं, उनमें कोई ना कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमने प्रदर्शित की है। तो कई बार इस तरीके से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। 80वां प्रश्न है, उत्तराखंड की किस गुफा में मानव को योग व नृत्य मुद्रा में चित्रित किया गया है? गोरखा उडियार, हुडली, फल सीमा या पेटशाल? तो इस प्रश्न का उत्तर है फल सीमा जो गुफा है, और ये गुफा कुमाऊं मंडल में आती है। यहां पर मानव को योग व नृत्य मुद्रा में चित्रित किया गया है। 81वां प्रश्न है, एलोरा की 21वीं गुफा को किस नाम से जाना जाता है? इंद्रसभा, दशावतार मंदिर, विश्वकर्मा गुफा, रामेश्वर मंदिर? तो 21वीं गुफा को जाना जाता है रामेश्वर मंदिर के नाम से। 82वां प्रश्न है, एलोरा गुफा की 32वीं गुफा को किस नाम से जाना जाता है? इंद्रसभा, रावण की खाई, छोटा कैलाश या जगन्नाथ सभा? तो 32वीं गुफा को जाना जाता है इंद्रसभा के नाम से। 83वां प्रश्न है, एलोरा की 15वीं गुफा को किस नाम से जाना जाता है? दशावतार मंदिर, कैलाश मंदिर, विश्वकर्मा गुफा या रामेश्वर मंदिर? तो 15वीं गुफा को जाना जाता है दशावतार मंदिर के नाम से। एलोरा की 14वीं गुफा को किस नाम से जाना जाता है? रावण की खाई, कैलाश मंदिर, नीलकंठ मंदिर या दशावतार मंदिर? तो 14वीं गुफा को जाना जाता है रावण की खाई के नाम से। तो एलोरा में जितनी भी गुफाएं हैं इन सभी गुफाओं का कोई ना कोई नाम दिया गया है, तो उन नामों को भी आप जरूर नोट कीजिएगा। 85वां प्रश्न है, एलोरा गुफा की 33वीं गुफा को किस नाम से जाना जाता है? रावण की खाई, जगन्नाथ सभा, नीलकंठ मंदिर या दशावतार मंदिर? तो 33वीं गुफा को जाना जाता है जगन्नाथ सभा के नाम से।
86वां प्रश्न है, पाल शैली के प्रमुख केंद्र थे बंगाल, बिहार, नेपाल या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी, यानी बंगाल, बिहार और नेपाल जो केंद्र थे वो पाल शैली के प्रमुख केंद्र थे। 87वां प्रश्न है, पाल शैली का भारत के किस भाग में विकास हुआ? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। तो पाल शैली का विकास भारत के पूर्वी भाग में हुआ, और जैसा कि इससे पूर्व का जो प्रश्न था, बंगाल, बिहार और नेपाल ये पूर्वी भारत के हिस्से हैं। 88वां प्रश्न है, अपभ्रंश शैली का भारत के किस भाग में विकास हुआ? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। तो अपभ्रंश शैली का विकास हुआ था पश्चिमी भारत में। 89वां प्रश्न है, जयपुर शैली में किस रंग की प्रधानता है? लाल, नीला, हरा और पीला। तो जयपुर शैली में हरे रंग की प्रधानता है। 90वां प्रश्न है, गांधार कला का विकास हुआ पूर्व दक्षिण में, पश्चिम पूर्व में, उत्तर पश्चिम में या दक्षिण पश्चिम में? तो गांधार कला का विकास हुआ था उत्तर पश्चिम में। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 91वां प्रश्न है, सिंघनपुर में कितनी चित्रित गुफाएं हैं? सिंघनपुर में चित्रित गुफाओं की संख्या पूछी हुई है 50, 55, 60 या 62। तो सिंघनपुर में 50 चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई हैं। 92वां प्रश्न हमारा, भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? मौर्य काल को, शुंग काल को, गुप्त काल को या फिर कुषाण काल को? तो भारतीय कला का स्वर्ण काल माना जाता है गुप्त काल को। विकल्प सी सही हो जाता है। 93वां प्रश्न है, षडंग का प्रथम अंग है प्रमाण, रूपभेद, सादृश्य या भाव। तो जो षडंग है, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है तो आपको जो षडंग का जो श्लोक होता है, रूप भेदा प्रमाणानि भावल्लावण्योजनम श्राद्धस्वर्णिका भगम इति चित्र षडंगम। तो षडंग का जो प्रथम अंग है वो है रूप भेद। 94वां प्रश्न है हमारा, अजंता गुफा से प्राचीन गुफा चित्र किसके माने जाते हैं? यानी कि अजंता गुफा से भी प्राचीन गुफा चित्र किसके माने जाते हैं? एलिफेंटा, जोगीमारा, बादामी या फिर बाघ के? तो अजंता से भी प्राचीन गुफा चित्र माने गए हैं जोगीमारा के। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप जरूर नोट कीजिएगा। 95वां प्रश्न हमारा, कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है तुलिका, शैली, लेखनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कला के संदर्भ में कलम का जो पर्याय है वह है शैली। कई जगह आपको शैली के लिए कलम का शब्द मिल जाएगा, कई जगह स्कूल मिल जाएगा, कई जगह एकेडमी भी मिल जाती है। तो ये सारे के सारे जितनी भी चीजें हैं, ये सारे के सारे जितने भी शब्द हैं, ये एक ही चीज के लिए प्रयोग होते हैं। 96वां प्रश्न हमारा, पत्थर पर जमा आंसू कहा गया है राजघाट, ताजमहल, पंचमहल या बीबी का मकबरा को? तो पत्थर पर जमा आंसू कहा जाता है ताजमहल को। और ये प्रश्न भी LT उत्तराखंड में इससे पूर्व की जो परीक्षाएं हुई हैं वहां पर पूछा गया है। 97वां प्रश्न है, जातक कथाओं में बुद्ध के कितने जन्मों का वर्णन है? 502, 547, 580 या 300? तो जातक कथाओं में बुद्ध के 547 जन्मों की कथा का वर्णन किया जाता है। 98वां प्रश्न है, जातक कथाओं की भाषा क्या थी? संस्कृत, पाली, हिंदी और उर्दू? तो जातक कथाओं की जो भाषा है वो है पाली भाषा। तो जिस समय जातक कथाओं का निर्माण या लेखन का कार्य चल रहा था उस समय पाली भाषा का प्रचलन था। 99वां प्रश्न हमारा, जैन चित्रकला कहलाती है भित्ति चित्र, पटचित्र, लघु चित्र या पोथी चित्र? तो जैन चित्रकला जो है वो पोथी चित्र की कला कहलाती है। तो विकल्प डी सही हो जाता है। 100वां प्रश्न है, परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? पाल, अपभ्रंश, पहाड़ी या मुगल? तो परली आंख जो है अपभ्रंश शैली के चित्रों की विशेषता है। तो आपने देखा भी होगा अगर अपभ्रंश शैली के चित्रों को, तो वहाँ पर परली आंख जो है निकली हुई दिखाई गई है। तो इस प्रकार विकल्प बी सही हो जाता है। तो आज के इस अंक में हमने यूनिट 2 का पार्ट 2 देखा और उसमें भी कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने आज के इस अंक में शामिल किया। बाकी प्रश्नों को हम अगले अंक में शामिल करेंगे। और आज के अंक का हमारा प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने चित्र किस रंग से बनाए? तेल, एक्रिलिक, जल या पेस्टल रंगों से? तो आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में देना होगा। पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, आलेख्यम शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया है?
और विकल्प है मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला और चित्रकला। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, चित्रकला। तो आज के अंक में हमने यूनिट 2 से संबंधित काफी सारे उन प्रश्नों को देखा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इस बार वे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज का अंक आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये अंक पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो आज के अंक में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।